हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो हम लोग का जो लेक्चर है टॉपिक है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ये लेक्चर नंबर 3 है और हम लोग लेक्चर नंबर 2 में बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिए थे। तो हम लेक्चर नंबर 3 के अंदर पहले उन जो क्वेश्चंस थे जिनको हमको करना था एज अ होमवर्क, तो पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे के कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, जिसका आपको क्या लिखना है, IPSC नेम लिखना है। तो जब भी कोई स्ट्रक्चर मिले, अगर उसका क्या लिखना हो आपको, IPSC नेम, तो सबसे बड़ी चीज़ जो होती है उसमें वो ये होती है कि उसका पेरेंट कार्बन चेन चूज़ करना। मेरे पास पहला जो एग्जांपल दिया गया है इसका हमको IPSC नेम लिखना है। तो इसमें सबसे पहला काम तो मैं ये करूँगा कि मैं पेरेंट कार्बन चेन चूज़ करूँगा। अब मैं अगर पेरेंट कार्बन चेन चूज़ कर रहा हूँ तो सबसे पहली चीज़ देखो कितने पेरेंट कार्बन चेन, सॉरी कितने चैन बन रहे हैं। पहले चैन बनाओ। देखो यहाँ पे चैन बनाया, इसके अंदर कितने कार्बन है पहले ये देखो, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है इस चैन के अंदर। दूसरा चैन हम कहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से बना सकते हैं। ये पूरा का पूरा उठाए यहाँ से ले सकते हैं। इस कंडीशन में इसके अंदर कितने होंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इस चैन के अंदर कार्बन 5। ठीक है। अच्छा, फिर हम चाहते तो यहीं से रोटेट कर लेते हैं और रोटेट करके हम ये ले लेते हैं। ठीक है। इसका इस चैन के अंदर देखेंगे तब कितने आएंगे, तो 1 2 3 4, इसके अंदर कितने आएंगे 4, तो इस चैन के अंदर आ गए 4। और हम चाहते तो फिर यहाँ से और थोड़ा सा मोड़ देते हैं, मतलब यहाँ से फिर हम नीचे आ जाते, तो बात वही बनती है, क्योंकि CH3 एक आगे भी और एक नीचे भी है। तो चाहे आप आगे जाते हो या मोड़ के आते हो तो बात एक ही आती, 5 की आती। तो ध्यान से देखें तो हम लोगों ने अभी फिलहाल में कितने चैन बनाए, 3। एक तो 6 कार्बन की, एक 5 कार्बन की, एक 4 कार्बन की। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है ले हम किसको, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि हम किसको लें। तो ध्यान से समझिएगा, और ध्यान से समझेंगे क्या, आप ध्यान दीजिएगा। मेनली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे अगर हम 4 वाला ले रहे हैं, देखिए 5 वाले में हम ले रहे हैं तो 2 चीज़ें छूट रही हैं। एक तो OH, देखो एक्स्ट्रा जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जो छूट रहा है ना उस पर पहले फोकस करते हैं। तो अगर मैं इस सीधी चैन को लूँगा तो क्या बोलते हैं, OH छूट जाएगा ऊपर और Cl भी नीचे छूट जाएगा। ठीक है। अब अगर OH भी छूट गया, Cl भी छूट गया, तो फिर क्या हो जाएगा, वो क्रिटिकल हो जाएगा हमारे लिए। क्रिटिकल मतलब हमको ज़्यादातर ये प्रयास करना चाहिए कि जो एक्स्ट्रा या अलग एटम आ रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा, उनको हम ज़्यादातर किस में ले लें, इस पेरेंट कार्बन चेन के अंदर ले लें, ताकि आसानी से हम उसका नाम लिख पाएँ। अगर नहीं ले पाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल में हम ये प्रयास करेंगे। और मेनली एक रूल होता है, रूल क्या होता है कि देखो पेरेंट कार्बन चेन चूज करते हुए हम ये देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, है ना। ध्यान देते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा है, यानी मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में ज़्यादा है। तो उस अनुसार देखा जाए तो मेरा कौन सा बनेगा, ये सीधा वाला, क्योंकि 6 है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है पेरेंट कार्बन चेन चूज करने में कि भैया जब हमारे पास डबल बॉन्ड स्थित हो या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो ये देखो कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड किस में है उसको देखो। अब ये मत देखना कि नंबर ऑफ कार्बन एटम किस में है ज़्यादा है, किस चेन में, ये देखो कि किस चेन में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। और डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी छोड़ दो, एक और व्यक्ति आ जाएगा, एक और कंडीशन पैदा हो जाएगी कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से भी फोकस हट जाएगा। मेन कौन बन जाएगा, और मेन बन जाएगा हमारा फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर फंक्शनल ग्रुप आ गया तो ये भी भूल जाओ कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तुम्हारे में सेलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तुम ये देखो जो भी पेरेंट कार्बन चेन बननी चाहिए उसमें कौन आना चाहिए, फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। आई बात समझ में, क्लियर है। तो जब हम पेरेंट कार्बन चेन चूज करते हैं तो इन बातों का ध्यान देते हैं। पहला बात जैसे एकदम सिंपल होती है, जब एकदम क्या होता है, सिंपल चल रहा होता है, सिंपल मतलब कोई बाहर से नहीं आया होता है, एल्केन या सिंगल बॉन्ड चल रहा है, तो ज़्यादातर ये ध्यान देते हैं कि वो कार्बन की पेरेंट चेन चूज़ करते हैं जिसमें क्या हो, क्या बोलते हैं, सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम हो। अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तब इस कंडीशन में हम ये नहीं देखते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा हैं, हम ये देखते हैं कि किस में डबल बॉन्ड आ रहा है या ट्रिपल बॉन्ड। और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं, हम ऐसे अगर मान लीजिए डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के बाद भी अगर हम देखें तो इससे भी ज़्यादा प्रेफरिटी हम किसको देते हैं, फंक्शनल ग्रुप। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। तो हम लोग इसको लेके चलेंगे, किसको लेके चलेंगे, इसको। इसके अनुसार हमारा ये क्या बन जा रहा है, इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है, भले ही 4 हो रहा है ना। तो मैंने बोला ना कि अब ये नहीं देखना किस में ज़्यादा हो रहा है, हम क्या करेंगे, इस वाले को ले लेंगे। ठीक है। तो हम इसको ले लेते हैं। इसको अगर हम ले लेंगे तो क्या होगा, ध्यान देंगे। मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ, अभी मिटाने से कोई फ़ायदा नहीं, अभी ज़्यादा लिख दिया तो यहीं पर लिख लेते हैं। चलिए, अब अगर ये हो गया तो फिर ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर मैं इसमें बात करूं इस पूरे पेरेंट कार्बन चेन के अंदर, तो ठीक है ना, 4 कार्बन की चैन है, ठीक है ना।
लेकिन 4 कार्बन की चेन अगर बन भी गई तो सबसे पहला काम क्या कहते हैं, पैरेंट कार्बन चेन मिल गई तो अब नंबरिंग करना होता है, दूसरा काम नंबरिंग। तो इसको 1 नंबर, इसको 2, इसको 3 और इसको क्या दे देंगे 4, है ना। अब देखो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पेरेंट कार्बन चेन तुम्हारी ये है, इस पेरेंट कार्बन चेन से बहुत ज़्यादा लोग क्या हो चुके हैं, छूट चुके हैं। यानी पेरेंट कार्बन चेन बनाए तो बहुत सारे लोग छूट चुके हैं। जैसे ये पूरा छूट चुका है इधर, और इधर ये भी छूट चुका है, कैसा लोग, है ना। इधर ये छूट चुका है और इधर ये छूट चुका है। थोड़ा ध्यान से देखना। अब यहाँ पे आते हैं तो अगर मैं नामकरण करूँगा तो ये देखो क्लोरीन इसके साथ नहीं ऐड होगा, क्लोरीन एक्चुअल में इससे कनेक्टेड होगा ऐसे नीचे की ओर, है ना, क्योंकि मेरा कार्बन तो है नहीं कि जो इसके साथ कनेक्टेड होगा। तो इसका मतलब ये भी एक छूटा हुआ सब्स्टिट्यूएंट भी है, क्योंकि हैलोजन भी क्या है, एक प्रकार से सब्स्टिट्यूएंट की तरह लिया जाता है ना। तो ये क्लोरीन कहाँ होगा, छूटा ही हुआ है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखिए कितने लोग छूट गए, एक ये छूट चुका है, एक ये और एक ये, 3 लोग छूटे हैं। अब चलिए बारी बारी नामकरण करते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो तीनों लोगों का नाम क्या है, ये कौन है, ये है सर एथाइल, है ना। 2 कार्बन छूटा है ना, इसलिए क्या लिखते हैं एथ, और छूटा हुआ है तो आई, YL। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, क्लोरो होगा। कौन छूटा है, क्लोरो, तो क्लोरो हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे थोड़ी कहानी क्रिटिकल है, हाँ। यहाँ पे जो छूटा हुआ है पोर्शन, यहाँ पे कुछ अलग ही कहानी बन रही है। देखिए इससे जुड़ा हुआ है, ध्यान से समझना, इससे जुड़ा हुआ है मात्र 2 कार्बन, यस और नो। जिस कार्बन से छूट, मतलब जो ये छूट रहा है पोर्शन, ये जिससे छूट रहा है उससे मात्र 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। या सिंपली देखा जाए तो इस कार्बन से यही कार्बन जुड़ा हुआ है ना, और इस कार्बन से ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और इसी कार्बन से ये भी कार्बन जुड़ा हुआ है ना। अगर मैं देखूं तो इस सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये केस बन गया। IPSC ने मैंने सिखाया है, ये सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। क्या बना दिया, ये सब्स्टिट्यूएंट में भी सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि अगर मैं पकड़ भी रहा हूँ तो देखो ये एक चैन है, ये चैन इससे छूटी है, लेकिन इस चैन से भी एक क्या है, ये छूट चुका है। ये चैन इससे छूट चुकी है मेन पेरेंट कार्बन चैन से, और इस चैन में से ये छूट चुका है, आया ना। दैट मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट के अंदर क्या नजर आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, इसका भी नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले ये चैन है, इस चैन से कौन छूटा है, ये कौन है, मेथाइल। कौन है, मेथाइल। इसमें भी नंबरिंग कर सकते हो, ये कितने नंबर पे छूट रहा है, 1, तो इसको लिख दो 1 मेथाइल। ये मैं सबके लिए बता रहा हूँ जब सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा, तो 1 मेथाइल। और ये कौन है, ये है एथाइल, तो ये 1 मेथाइल एथाइल। और इसको किस में डाल दो, ब्रैकेट में। जब भी सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसको किससे डिनोट करना है, ब्रैकेट से। अब इसका नामकरण कर सकते हो, ठीक है। चलो देखो, बड़े अच्छे से देखेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिएगा सबसे पहले इसका इसमें देखा जाए, ये क्लोरो है, ये एथाइल है, और ये ब्रैकेट वाला है। तो सबसे पहले किसको लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे। कितने नंबर पे छूट रहा है, 4 पे। 4 पे क्या लिख दो, क्लोरो। फिर कितने पे ये छूट रहा है, 3 पे, है ना। 3 पे क्या छूट रहा है हमारा, एथाइल। 3 पे एथाइल, ठीक। उसके बाद फिर देखो क्या बोलते हैं, उसके बाद ये पूरा पोर्शन है, कितने पे ये छूट रहा है, 2 पे, है ना। तो ये 2 पे है, 2 पे यहाँ पे लिखो। 2 पे क्या है, 1 मेथाइल एथाइल, हो गया। उसके बाद अब क्या है, अब तो छूटने वाला कहानी खत्म। अब पेरेंट कार्बन चेन पकड़ो, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर टोटल कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ब्यूट, है ना। सब सिंगल बॉन्डेड है, N, और इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, ऑल। पहले नंबर पे तो ब्यूटेनॉल। क्लियर है, हो गया, वही अच्छा ना ऊपर, बात खत्म। इसका IPSC नेम क्या हो गया, ये हो गया 4 क्लोरो 3 एथाइल 2 मिथाइल एथाइल ब्यूटेनॉल। क्लियर है। चलिए अब ये तो पहले का हो गया, सेकंड वाले का देखिएगा। सेकंड वाला बड़ा ही इजी है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। इसको देखिएगा, CH2 OH है यहाँ पे। इसको अगर मैं निकालूँ यहाँ से तो क्या होगा, देखिएगा। इसमें पेरेंट कार्बन चेन अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बनेगा, पेरेंट कार्बन चेन में इसको तो लेना पड़ेगा, है ना। तो इसको ले लो, ठीक। ये पूरा का पूरा क्या बना दो, पेरेंट कार्बन चेन, ठीक है। एक तो लॉन्गेस्ट की लॉन्गेस्ट हो गई, एक तो हो गया। अब आपके मन में चल रहा होगा, सर आपने यहाँ पे OH को क्या कर दिया, निकाल दिया। अरे यार ध्यान से समझो, एक्चुअल में मैं जब भी क्या कर रहा हूँ, पेरेंट कार्बन चेन बना रहा हूँ, तो मैं ये चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना,
पेरेंट कार्बन चेन जब बन रही है तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेरा OH है ना उस पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा रहे। OH किससे जुड़ा रहे? पेरेंट कार्बन चेन। ऊपर भी मैंने यही ध्यान दिया है ना, ऊपर भी मैंने क्या दिया ध्यान, यही दिया कि OH मेरा पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा रहे। सपोज कर लो यहाँ पे ये OH है, मैंने पेरेंट कार्बन चेन इसको ना लिया, ठीक है, इसको ले लिया होता, ले लिया तो अब ये जो OH है वो किससे जुड़ा है? क्या पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा है? नहीं सर, ये सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ है। सब्स्टिट्यूएंट जो पेरेंट कार्बन चेन से क्या है? बाहर है। तो हमें हमेशा क्या करना है? हमें हमेशा ऐसा पेरेंट कार्बन चेन चूज करना है जिसमें जो OH है मेरा उस पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हो। समझ पा रहे हो? यहाँ पे देखो ये OH इस पेरेंट कार्बन चेन के कार्बन से जुड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये जो OH है वो किससे जुड़ा है? सब्स्टिट्यूएंट से। पेरेंट कार्बन चेन तो ये है ना, इस चेन से नहीं जुड़ा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे? गलत। हमेशा याद रखेंगे, हमेशा उसको चूज करेंगे जहाँ पे हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या हो, आसानी से कनेक्ट नजर आए। ठीक है, तो मैं इसको ना लेके क्या करूँगा? इसको लूँगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इसको ले लिया। अब हो गया। चलिए सर, अब कितने लोग छूट रहे हैं? सर 2 कार्बन छूट रहे हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? इधर से OH यानी फंक्शनल ग्रुप मेरा पहले आ जाए, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसका नामकरण करना बड़ा ही आसान है। आपको पूरा खेल कहाँ पे समझना था? पेरेंट कार्बन चेन चूज करने में, बाकी नाम करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं इसका नामकरण करूँगा तो पहले तो एक तो कहाँ पे, एक तो 2 पे, एक तो 5 पे, यानी 2,5। 2 कार्बन छूट रहे हैं, देन दैट मीन्स यहाँ भी मेथाइल छूट रहा है, यहाँ भी मेथाइल। इसका मतलब डाई मेथाइल है ना, डाई मेथाइल। ठीक है, पेरेंट कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम है? 6 के लिए क्या लिख दूंगा मैं? हेक्स। और ध्यान से देखेंगे इस बार 2 OH आए, एक तो 1 पे, एक तो 3 पे। तो इसका मतलब अच्छा पहले तो ये सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन, और 1,3 पे डाई ऑल, क्योंकि 2 OH है। ठीक है, इसका नामकरण कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ऐसे हम इसको देख लेते हैं, इसको देख लीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये कंफ्यूजन भी रहा है कई लोगों के लिए, क्योंकि ये बेंजीन जैसा दिख रहा है। कई लोगों के मन में आया कि OH है, दैट मीन्स इसको क्या बोल देंगे हम लोग? फिनॉल। मैंने पहले ही बोला फिनॉल का मतलब क्या होता है? फिनॉल मतलब भैया बेंजीन से अगर क्या हो, एक OH जुड़ जाए। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को पहले फील कर लीजिएगा। ये बेंजीन है और बेंजीन से अगर क्या जुड़ जा रहा है? OH, तब उस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे? फिनॉल। फिनॉल का नॉर्मली अगर हम फिर से नाम लिखें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं बेंजीन एल्कोहल। क्या बोल सकते हैं? बेंजीन एल्कोहल, यानी बेंजीन एल्कोहल है कौन? फिनॉल। ठीक है, क्लियर? तो बेंजीन एल्कोहल को फिनॉल बोलते हैं। कभी भी ये मत सोचिएगा कि क्लोज चेन के साथ OH जुड़ा है तो फिनॉल होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, क्लोज चेन है लेकिन ये बेंजीन नहीं है। ये भी हेक्स, क्या बोलते हैं, ये भी क्या है? हेक्स की तरह है, लेकिन ये क्या नहीं है? बेंजीन नहीं है भाई। सॉरी, हेक्स में बोल रहा हूँ। यहाँ भी 6 कार्बन है, यहाँ भी 6 कार्बन है, लेकिन क्या है? ये बेंजीन है। बेंजीन में क्या होते हैं? 3 जगहों पे क्या होता है? डबल बॉन्ड स्थित होते हैं। यहाँ पे क्या है? सब सिंगल बॉन्डेड है। तो कभी भी गलती से मत करिएगा। अब इसका नामकरण करना हो तो बड़ा आसान है ना, सीधा सीधा दिख रहा है। पेरेंट कार्बन चेन क्या है? बंद है, सिंगल वाली है, तो क्या लिख दूंगा? साइक्लो। साइक्लो लिख दिया। फिर कितने कार्बन है इसके अंदर? 6, तो लिख दिया हेक्स। सब सिंगल बॉन्डेड है, एन। हो गया? बिल्कुल सर। अच्छा, ये क्या है? कितने नंबर पे? 1 नंबर पे क्या होगा? OH, तो इसका मतलब 1 पे ऑल, 1 पे ऑल। अब देखिएगा, हमें पता है Br क्या है? एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज़ किया जाता है। तो 1 2 3, 3 पे क्या है? Br, तो इसको हम लिख देंगे आगे 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन 1 ऑल। क्लियर है? तो इसका IPSC नेम ये हो जाएगा। अब इसका देख लीजिएगा, इसके अंदर पेरेंट कार्बन चेन यूज़ करें तो यही बनेगी पूरी की पूरी, है ना? ये तो सीधा सीधा बन जाएगा, इसमें कुछ ऊपर नीचे करना ही नहीं है। और देखिए OH मेरा क्या है? पेरेंट कार्बन चेन के कार्बन से जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ है, बात खत्म। चलिए फटाफट इसका नाम लिखते हैं। तो इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले पेरेंट कार्बन चेन चूज करने के बाद नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से कि इधर से? स्वाभाविक बात है सर, इधर से करेंगे। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं? 6। क्या कोई छूटा हुआ कार्बन है? नहीं। तो फिर आराम से क्या लिख दीजिए? हेक्स। अब देखिए, क्या सब सिंगल बॉन्डेड है? नहीं सर, 1 पे ऑलरेडी डबल बॉन्ड आ चुका है, यानी 1 पे क्या लिखूंगा मैं? इन। 1 पे क्या आ गया? इन। हो गया। फिर 3 पे क्या मिल रहा है हमको? 3 पे ऑल।
तो ये हो गया इसका नामकरण, हेक्स 1 इन 3 ऑल। क्लियर है? बिल्कुल। इसके बाद हम लोग अगले वाले पे आते हैं। ये हो गया, वो हो गया। ये देख लीजिएगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर हम पेरेंट कार्बन चेन चूज करें तो यही बनेगी मेरी पेरेंट कार्बन चेन। ठीक, कोई दिक्कत तो है नहीं, बस आराम से कर लीजिए। एक क्या है यहाँ पे छूटा है, कि यहाँ पे छूटा है। ठीक है, नंबरिंग किधर से करेंगे तो जिधर से हमको पहले मिल जाते इधर से कर लो, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, इधर से मैंने किया 1 2 3 4। अच्छा, ये पता ही है कि OH क्या है, पहले आता है डबल बॉन्ड से। अगर डबल बॉन्ड है और OH है तो किसको ज़्यादा हम पहले रखेंगे, प्रमुखता किसको देंगे, OH को। किसको देंगे, OH को। ये बात ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से की, ना कि इधर से। अगर मैं इधर से भी करता, क्योंकि इधर से करता तो ध्यान से देखिए क्यों मैंने इधर से नहीं किया। देखो इधर से मैं करूँगा तो 1 2 3 4, तो इधर से करूँगा 2 पे डबल बॉन्ड मिल जाएगा और 4 पे मुझे क्या मिलेगा, OH, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है ना, OH के लिए कहानी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि OH इनसे पहले आता है ना। ठीक, तो इसलिए मैं नंबरिंग किधर से करूँगा, इधर से। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है एज कम्पेयर टू डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो इस बात को कभी भूलिएगा मत। तो 1 2 फिर 3 और फिर 4। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा सर इधर से भी क्या आ रहा है, 2 पे ही डबल बॉन्ड आ रहा है। बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन बस मैं फील कराने के लिए कि भैया OH को हम पहले लेंगे। ठीक है ना, चलिए अब फटाफट इसका नामकरण करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 4। तो 4 के लिए हम लोग क्या लिख देंगे, ब्यूट लिख दिया, ब्यूट लिख दिया। और डबल बॉन्ड कितने नंबर पे है, तो इधर से दूसरे पे ये तो है, 2 पे इन, और फिर 3 पे क्या है, सॉरी 1 पे क्या है, ऑल लिख दिया। अच्छा, इस ई को हटा दीजिएगा, पिछले वाले में नहीं हटाया था मैंने, क्योंकि 2 वावेल एक साथ नहीं आ सकते। ठीक है, हमेशा देखिए ये भी किससे स्टार्ट हो रहा है, ओ से, और ये खत्म किससे हो रहा है, ई से। तो अगर दोनों कंडीशन बन रहा है, यानी एक खत्म हो रहा है वावेल से और एक स्टार्ट हो रहा है वावेल से, तो उस कंडीशन में जो खत्म हो रहा है वावेल से, उस वावेल को हटा दो। अब इसके बाद 2 लोग छूट रहे हैं, एक तो CH3 और एक Br। CH3 क्या है, मिथाइल है, और ये क्या है, ब्रोमो है। तो ब्रोमो और मिथाइल में सबसे पहले कौन लेंगे, ब्रोमो को। ब्रोमो कितने नंबर पे है, 2 पे, इसलिए मैं लिख दूंगा 2 पे ब्रोमो, उसके बाद फिर 3 पे मिथाइल। इसका नामकरण ये हो गया। क्लियर, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ वाले को देखिएगा, यहाँ वाले का स्ट्रक्चर देखें तो पेरेंट कार्बन चेन का क्या बनेगी, यही बनेगी, एकदम आसान है ना। अब इसका हम नामकरण करें तो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं, 6 हैं। अच्छा, नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 के लिए हम लोग लिख देंगे हेक्स, सब सिंगल बॉन्डेड है, N, और 2 पे हमको क्या मिल रहा है, ऑल, भाई OH है मतलब ऑल, और 5 पे क्या है, क्लोरो है, वो कहाँ रहेगा आगे। ठीक, इसका ये हो गया। अब उसके बाद आ रहा है हमारे पास मेटाक्रेसॉल, किसको बोलते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि भैया फिनॉल है, इस फिनॉल में CH3 की स्थिति के अनुसार कहानी बदलती है और क्रेसॉल बनता है। दैट मीन्स अगर फिनॉल है, उस फिनॉल में मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, उस फिनॉल से क्या जुड़ जाए, मिथाइल ग्रुप जुड़ जाए, तब उस कंडीशन में इसको क्या बोलते हैं, क्रेसॉल बोलते हैं, है ना। अब इस CH3 की जो पोजीशन होगी वो अलग अलग जगहों पे हो सकती है वो ऑर्थो पे हो सकता है वो मेटा पे हो सकता है वो पैरा पे हो। तो संसार में उन चीज़ों को क्या बोलते हैं, इस पूरे क्रेसॉल को नाम दे रहा होता हूँ। जैसे यहाँ पे किस पोजीशन में अभी ऑर्थो पे, तो इसको मैं ऑर्थो क्रेसॉल बोलूँगा। अगले केस में क्या हो जाएगी, अगर ये CH3 ऑर्थो पे ना जुड़ के कहाँ जुड़ जाए, मेटा पे, तब इसको हम क्या बोलेंगे, मेटाक्रेसॉल। सिंपल, ठीक है, ये कहानी बनती है। तो इसका नाम जो होगा मेटाक्रेसॉल। तो मेटाक्रेसॉल मतलब ये। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए, तो इतनी बात अगर आप लोगों ने समझ ली तो फिर आसान है आपको समझना बाकी की चीज़ें। अब एक और चीज़ बचती है और वो है कायरल वाला। ठीक है ना, तो कायरल वाला हम बता देंगे, फिर उसके बाद जितना होमवर्क हम लोगों ने देखा था, यानी जो पिछले वीडियो के अंदर दिया गया था, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आराम से मूव कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अच्छा, एक साइड में बच गया वो, उसको तो हम लोगों ने देखा ही नहीं, चलिए उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो CH3 CHO ठीक, और नीचे है CH3। अब देखिएगा इसका नामकरण कैसे करेंगे, ये डायरेक्ट नजर आ रहा है। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर है। कौन है, ईथर। अब देखिए कैसे करेंगे, तो सिंपल, ये मेरी पेरेंट कार्बन चेन बन गई। ठीक,
ये क्या है, पेरेंट कार्बन चेन बन गया। नंबरिंग किधर से करो, किधर से भी करो, 1 2 3 या 1 2 3। 2 पे ही हमको कौन कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, ओ किस पे नजर होता कनेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है, 2 पे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको लिखूंगा, क्या लिखूंगा, 2 पे है भैया, इस O के साथ कितने कार्बन है, 1, इसका मतलब मेथ हो गया, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा है, एक कार्बन वाले से जुड़ा है, यानी एक कार्बन मतलब मेथ और ऑक्सीजन जुड़ गया मेथॉक्सी। N2 पे मेथॉक्सी है बिल्कुल, और पेरेंट कार्बन चेन दैट मीन्स कितने हैं, 3 का मतलब क्या हो जाएगा, प्रोप, और सब सिंगल बॉन्डेड है N, तो 2 मेथॉक्सी प्रोपेन, इसका नामकरण ये हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे कायरल सेंटर की, तो कायरल सेंटर के लिए हम लोगों का क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था C4H10O, है ना। कह रहा था कि ये इसके अंदर क्या प्रेजेंस है, इसके अंदर अल्कोहल प्रेजेंस है, ठीक है ना, और अल्कोहल प्रेजेंट होने के केस में ये बताइए कि कितने कायरल सेंटर बनेंगे, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग। मेनली अगर हम इसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करें तो C4H10O है, तो सबसे पहले ना एक काम करो, हमको क्या बताया गया कि इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम है अल्कोहल, क्या है, अल्कोहल। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, C4H9 कर लो, और उसके बाद क्या लिखो, OH, ठीक, क्योंकि OH को जब अलग कर दोगे तो ये रहेगा कि अब इस स्ट्रक्चर को एक्सपेंड करो और OH लगा दो। अब C4H9 है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, ये तो सर एल्किल ग्रुप है, C4H9 मतलब एल्किल ग्रुप है, सीधा सीधा दिख रहा है। C4H9 भाई CnH2n+1 अगर फॉर्मूले से काम चल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये ग्रुप क्या है, एल्किल है। देख लो कैसे, 4 दूना 8 और 1 9, ये क्या है, एल्किल ग्रुप है। अब मैं अगर इसको एक्सपेंड करूँ, जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ CH3, ठीक है, फिर क्या लिख सकता हूँ CH2, फिर CH2, फिर क्या लिख सकता हूँ CH, और यहाँ पे OH, यहाँ भी CH2 ही लिखूँगा मैं, ठीक है ना, यहाँ भी क्या लिखूँगा CH2। तो 3 2 5 2 7 2 9 और 4 कार्बन, एक तो स्ट्रक्चर ये बन सकता है, ठीक, एक स्ट्रक्चर तो ये बन सकता है। दूसरा स्ट्रक्चर बना के देख लो, बस अपना काम ऐसे ही बन जाएगा, CH3 CH2, अगले केस में CH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3, और यहाँ पे OH आ गया, यानी इस OH को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे, ठीक है। पहले स्ट्रक्चर बना लो, उसके बाद देखा जाएगा कायरल सेंटर कितने बनेंगे, क्योंकि भाई इस स्ट्रक्चर मतलब ये जो आपने दिया हुआ है ये क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्या है ये, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और एक मॉलिक्यूलर फार्मूला से कई सारे स्ट्रक्चर बनेंगे, ठीक है। तो ये कई सारे स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला यही होगा। अब इसका देखते हैं हम लोग, तो अगले केस में क्या करेंगे, CH3 CH कर लेंगे, और इसको CH2, और इसको क्या कर देंगे CH3, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा देंगे OH, ठीक है। तो क्या यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा होगा, तो 3 1 4 4 2 6 6 3 9, सही है, क्लियर है, ठीक। अगले केस में उठा के मैं यहाँ पे कर दूँ तो वो तो बात वही हो गई जो यहाँ पे है ना, तो पहला वाला पुनः बन जाएगा। अब देखते हैं किस कंडीशन में हमको नजर आ रहा है कि ये कायरल सेंटर दे पा रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर भी आपस में क्या है, सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखिए इनका भी नामकरण करेंगे ना तो सेम ही आएगा। जैसे यहाँ भी आप करोगे तो 1 2 पे मिल जाएगा OH, और यहाँ भी जब देखोगे नंबरिंग करोगे तो 1 2 पे मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ भी ये दोनों स्ट्रक्चर भी क्या हो गए, सेम। तो ले दे के हम लोगों ने 2 स्ट्रक्चर बना दिए, ठीक। अच्छा, अभी इसके अलावा भी बहुत सारे स्ट्रक्चर बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ इतने ही स्ट्रक्चर बन सकते हैं। जैसे इसके अलावा मैं बनाना चाहूँ, मैं बस आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे CH3, फिर C, यहाँ पे CH3, फिर यहाँ पे CH3, और फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा OH, ये भी तो बन जाएगा, है ना। अब मैं 3 स्ट्रक्चर ले लिया, अब मैं ज़्यादा नहीं लूँगा, मैंने कॉमन सेंस लगाया, ज़्यादा कुछ दिमाग दौड़ाया नहीं है ना। जितना कॉमन सेंस मेरे पास था उतना ही आपके पास है, दैट मीन्स जितना आपके पास है उतना ही लगाया है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। अब मैं कायरल सेंटर ढूंढूंगा, तो कायरल सेंटर की कंडीशंस क्या है, कायरल सेंटर की कंडीशन ये है कि भैया कोई भी एटम है, उस एटम का हाइब्रिडाइजेशन, दैट मीन्स वो कनेक्ट हो रहा है किसी से, तो कैसे हो, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हो। पहली शर्त तो ये है कि क्या होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड, यानी 4 सिंगल बॉन्ड बनाए वो, और दूसरा सब अलग अलग कनेक्टिविटी हो, डिफरेंट क्या हो, कनेक्टिविटी हो, यानी अलग अलग एटम से जुड़े हो। जैसे अगर मान लीजिए वो एटम है और वो एटम 4 लोगों से जुड़ रहा है, A से, फिर B से, फिर C से और D से, देख पा रहे होंगे 4 लोगों से जुड़ा और चारों क्या हैं, अलग अलग। तब ऐसे एटम द्वारा ही क्या बनेगा, कायरल सेंटर, या ये कायरल एटम कहलाएगा। अब मैं बारी बारी चेक करता हूँ, तो क्या ये CH3 बना पाएगा, बिल्कुल नहीं सर, इसके पास 3 सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसके पास 2 सेम हो गए सर, इसके पास भी 2 सेम,
इसके पास भी 2, तो इसमें तो एक भी नहीं है, इस स्ट्रक्चर में एक भी कायरल एटम नजर नहीं आ रहा है। इस एटम के पास आओ, इस एटम के पास देखना, इस वाले में, तो यहाँ पे देखो इसके पास तो नहीं है, इसके पास भी नहीं है, लेकिन इसके पास थोड़ा सा सोचा जा सकता है। देखिए कैसे, यहाँ पे C है, C से क्या है ऊपर की ओर H, नीचे की ओर OH, इधर क्या है CS3 और इधर क्या है C2H5, आया ना। क्या इसके साथ चारों जो लोग हैं जुड़े हुए हैं वो अलग अलग है कि नहीं है, इधर मिथाइल, इधर एथाइल, इधर हाइड्रोजन, इधर अल्कोहल, चारों अलग अलग लोग हैं। तो चारों से इसने कैसे बनाया, सिंगल बॉन्ड बनाया ना, तो ये एक प्रकार से क्या बन सकता है, ये एक कायरल सेंटर कहलाएगा, है ना। कन्वर्ट तो हो गया है। अब इसके अराउंड सभी कंपाउंड चलने लगे, इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है वो क्या होगा, कायरल सेंटर होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में कितने कायरल सेंटर नजर आ रहा है, एक ही ना, क्या 2 नजर आ रहा है, नहीं। अच्छा इस वाले में देख लो, इस वाले कार्बन को हम कायरल सेंटर बोलेंगे, ऊपर क्या है OH, अब बगल में क्या है मिथाइल, नीचे मिथाइल, बगल में भी मिथाइल, दैट मीन्स तीनों साइड में क्या है सेम ग्रुप है, इसका मतलब ये कायरल सेंटर नहीं है, लेकिन ये वाला है। इसका मतलब इस कंडीशन में इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हमको कितने कायरल सेंटर मिलेंगे, 1। आई होप समझ में आ गया होगा, और ये आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए अच्छी बात है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको समझना था। ओके गुड, पहले आप इतना क्या करिए, कन्वर्ट कर, रिकॉग्नाइज कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और आज हम देखेंगे, क्या देखेंगे कि जो फंक्शनल ग्रुप, या मेनली हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों का चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर, इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, और ये इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है। मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। वैसे तो बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टी हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब वो इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो सर मैं यहाँ पे 2 लूँगा, कितने लूँगा, 2 भौतिक गुणों की मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करूँगा बॉन्ड एंगल की, किसकी, बॉन्ड एंगल यानी बंध कोण, ठीक है, और फिर दूसरा बॉन्ड लेंथ यानी बंध लंबाई। ठीक है, अब समझिएगा ध्यान से, बंध कोण। तो हम ये देखने जा रहे हैं कि जो अल्कोहल बन रहा है या फिनॉल बन रहा है या ईथर का जो कंपाउंड बन रहा है, उसके अंदर बॉन्ड एंगल की कैसी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, मेनली अब अगर किसी अल्कोहल की बात करें, ठीक है, किसी अल्कोहल की, तो देखिएगा मैंने कोई अल्कोहल ले लिया, सपोज करिए मैंने यहाँ पे एथेनॉल ले लिया, क्या ले लिया, एथेनॉल, मैंने यहाँ पे एथेनॉल ले लिया। एथेनॉल क्या होता है आप सबको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल सर, ये होता है सर C2H5OH, ये होता है। मेनली अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे O होगा, यहाँ पे क्या होगा, H होगा। अच्छा मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, एक्सपेंड मतलब कहाँ से करूँगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये O है, इस O से ये H सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा, और वैसे ये जो C होगा ये जुड़ा होगा, हाँ या ना, फिर इससे क्या होगा, मतलब इसके बगल में बाकी ग्रुप जुड़ा होगा, बाकी मतलब ये जाके एक और C से जुड़ा होगा, है ना। इस तरीके से कहानी चल रही है। ठीक, फिर से देखिएगा, 2 कार्बन है ना, तो इस कार्बन से एक और कार्बन जुड़ा होगा, हाइड्रोजन को लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब इसके कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन है उनको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है तो उसको लिखिए आप। ठीक है, अब मेनली मैं बॉन्ड देख रहा हूँ किसके किसके बीच में, सर कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, है ना। कार्बन कितने लोगों से बना रहा है, कार्बन 2 लोगों से, सॉरी ऑक्सीजन कितने लोगों से बॉन्ड बना रहा है, 2, एक तो हाइड्रोजन एक तो कार्बन, और पूरा खेल यहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, हम यहाँ पे बॉन्ड एंगल देखेंगे। बॉन्ड मतलब देखिए ये बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है, तो इसके बीच में क्या है, एंगल क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जो सोचते हो कि हमेशा जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, हमेशा क्या होता है, सीधा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। जब आप लोगों ने मेथेन को देखा था, सबसे पहली बार मेथेन की बात आई थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मेथेन एक ऐसा नाम है जिसकी बात हम लोग बार बार करते हैं, ठीक है ना। और नॉर्मली हम लोगों ने केमिकल क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर मेथेन की काफ़ी चर्चाएं की हैं। यहाँ पे हम लोगों ने ये चर्चा की कि मेनली हम लोग जो जानते हैं कि मेथेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और इस कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि दोनों बॉन्ड के बीच में कितना कितना एंगल बनता है, 90 डिग्री का बनता है ना। मतलब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, हर बॉन्ड के बीच में एंगल कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का। दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि मेथेन के स्ट्रक्चर में बॉन्ड एंगल कैसा होता है, राइट एंगल होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली देखा गया है बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। तो कैसा होता है सर, तो एक्चुअल में स्ट्रक्चर जो बॉन्ड एंगल होता है
कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में वो अलग टाइप से होता है। ठीक है, एंगल कितने का होता है? तो वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी 90 डिग्री नहीं होता है इनके बीच में एंगल। कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का। 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहाइड्रल एंगल। ठीक है ना, ये टेट्राहाइड्रल एंगल है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, चतुष्फलकीय कोण, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, इसलिए मैं ज़्यादा इसको डिस्क्राइब नहीं करूँगा। ठीक है, तो टेट्राहाइड्रल एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट। मेनली ये देखा जाता है, देखो यहाँ वाले कार्बन को देखना, पहले मैं यहाँ पे नहीं आऊँगा, पहले मैं इस कार्बन को देखूंगा। तो ये कार्बन कैसा है? एक्चुअल में ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। कैसा है? sp3। वैसे ये जो ऑक्सीजन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम है। ज़्यादातर चांसेस में ये देखा जाता है कि जो भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम होते हैं वो कैसा एंगल क्रिएट करते हैं? 109 डिग्री 28 मिनट। तो हम ना यही उम्मीद के साथ इस ऑक्सीजन के पास भी आते हैं कि ये ऑक्सीजन जो बॉन्ड एंगल क्रिएट कर रहा होगा वो भी कितने का कर रहा होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन ऐसा नहीं होता, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। अगर ऐसा होता तब तो हम पढ़ते ही नहीं। तो हमको पता है कि ऑक्सीजन भी sp3 है, ये कार्बन की तरह ट्रीट करेगा, मेथेन की तरह ट्रीट करेगा, तो फिर पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। सबको पता है कि sp3 होगा तो कितना होगा? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है ना? क्यों नहीं होता यही जानना है हमको, और यही तो हम इसी कारण इसको हम पढ़ रहे हैं। मेनली ये बात समझ में आ गई? ठीक, ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया। मेनली यहाँ पे जब आप बात करोगे तो यहाँ पे आपके मन में पहला शक तो ये आएगा कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कैसे है। ठीक है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन ये कैसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। स्टैटिक नंबर निकालते हैं, इसका स्टैटिक नंबर कितना है? इसका स्टैटिक नंबर 4 है, और 4 के कारण हम बोल रहे हैं क्या होता है? sp3 है। इसका भी स्टैटिक नंबर क्या है? 4 है। कैसे निकालते हैं हम लोग? ध्यान से समझिएगा, या हाइब्रिडाइजेशन नंबर जिसको बोलते हैं। मेनली हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालते कैसे हैं, स्टैटिक नंबर निकालते कैसे हैं? तो ये देखते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड कितने नंबर है, प्लस ये देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अगर मैं वहाँ पे जाऊँ, इस कार्बन के पास जाऊँ, इस कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं? जितने सिंगल बॉन्ड है उतने सिग्मा बॉन्ड है ना, ये सब क्या है? सिग्मा बॉन्ड। कितने टोटल बने हैं? 4। तो इसका मतलब 4। क्या कार्बन के पास कोई लोन पेयर है? बिल्कुल नहीं। तो 4 + 0 इसका मतलब क्या हो गया? 4। और 4 हाइब्रिडाइजेशन नंबर का मतलब क्या है? ये sp3 है। एक तो s का ऑर्बिटल और 3 p का, तो sp3 हो गया। ठीक, इस ऑक्सीजन के पास आओ, तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते हो। इसका अगर हाइब्रिडाइजेशन नंबर निकालूं मैं तो क्या होगा? नंबर ऑफ, यहाँ पे फिर से वही फार्मूला लगाऊंगा, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है? 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लिख दिया, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर कितने हैं? तो ध्यान देना, ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? 2 लोन पेयर होते हैं। तो 2 + 2 कितना हो गया? 4। इसीलिए क्या है? ये 4 स्टैटिक नंबर हो गया, इसलिए क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। समझ में आ रहा है? ये 4 अलग अलग लोगों से नहीं बॉन्ड बना रहा है, लेकिन फिर भी ये क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। 4 लोगों से कनेक्शन नहीं दिख रहा है, केवल 2 लोगों से कनेक्ट होता है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन कैसा है इसका? sp3, क्योंकि इसका स्टैटिक नंबर क्या है? 4, क्योंकि इसके पास 2 लोन पेयर होते हैं और दो लोगों से कनेक्ट होता है। क्लियर है? तो इसको भी कैसा एंगल क्रिएट करना चाहिए था? टेट्राहाइड्रल एंगल। समझ पा रहे हैं? लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है समझिएगा, या आखिर करता क्या है? तो मेनली समझिएगा, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना एंगल क्रिएट कर रहा होता है? तो ये इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है? 108 डिग्री 9 मिनट। 108 डिग्री 9 मिनट किसका? एल्कोहल का। ठीक है ना, एल्कोहल जो ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर ऑक्सीजन का जो बॉन्ड एंगल होता है, यानी ऑक्सीजन का कार्बन और हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्ड बनाया जाता है, उस बॉन्ड का अगर हम एंगल देखें तो कितना होता है? 108.9 डिग्री। जबकि यहाँ पे कार्बन कैसा बनाता है? 109 डिग्री 28 मिनट। क्या कम है कि नहीं है? एंड टेट्राहाइड्रल से क्या थोड़ा सा कम है। तो अब इसका कारण समझते हैं, है ना? कारण क्या है? तो कारण है भैया 2। पहला तो है लोन पेयर रिपल्सन। लोन पेयर रिपल्सन। रिपल्सन मतलब प्रतिकर्षण, है ना? प्रतिकर्षण। और दूसरा है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। 2 कारण यहाँ पे आते हैं। 2 कारणों से ऐसा हो रहा होता है। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ठीक है? मैं इसको यहाँ पे और अच्छे से डिफाइन कर देता हूँ इस स्ट्रक्चर को। ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे क्या है? मतलब C2H5 है,
ठीक है, ऐसे ले लो C2H5 और यहाँ पे क्या है H, ठीक है। और इसके पास क्या है 2 लोन पेयर। तो देखिए लोन पेयर एक्चुअल में ऊपर नीचे नहीं होता है, ऐसे ही होता है, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये 2 लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन ना, यानी यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब इलेक्ट्रॉन दूर भागना चाहेंगे कि पास आना चाहेंगे, दूर भागेंगे ना, यानी ये क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। तो दूर भगाएंगे यानी ये इधर शिफ्ट होना चाहेगा और ये इधर। जब ये इधर आएगा तो थोड़ा ध्यान देना, ये क्या करेगा, इधर भी तो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी, और ये मतलब बॉन्ड के अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही तो होते हैं। तो ये फिर जब इधर आएंगे तो फिर ये इन इलेक्ट्रॉनों को ढकेलेंगे, है ना। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिपल्सन हुआ, झगड़ा हुआ, ये दूर भाग रहा है, ये दूर भागेंगे। तो जब इधर आए तो देखिए ये तो इधर भी इलेक्ट्रॉन है ना। तो फिर क्या करेंगे, ये इन इलेक्ट्रॉन को ढकेलना स्टार्ट कर देंगे, है ना। देख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, यहाँ पे इनको ढकेलेंगे, तो इनको जब ढकेलेंगे तो क्या हो जाएंगे, हल्का सा झुकेंगे मतलब ये ऐसे दब जाएंगे, और दब जाएंगे तो इसका मतलब इनका एंगल कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, है ना। तो मेनली होना कितना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन 2 रिपल्सन के कारण, एक तो लोन पेयर के बीच में और दूसरा लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, रिपल्सन के कारण इनका जो एंगल होता है क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट का देखेंगे। नेक्स्ट मतलब किसका, ये तो अल्कोहल हो गया। दूसरे नंबर पे फिनॉल। फिनॉल का भी देख सकते हैं हम लोग, फिनॉल एंड ईथर। तो मेनली अगर हम फिनॉल की बात करें, ठीक है ना, तो फिनॉल में देखिएगा, फिनॉल में अगर हम बात करें इसको यहाँ पे ले लेते हैं, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे क्या है O, यहाँ पे H, ठीक है। तो सेम कहानी यहाँ भी बनती है, सेम कहानी कहाँ बनती है, यहाँ भी, यहाँ भी तो वही कहानी बनेगी। ऑक्सीजन के पास अभी भी कितने हैं लोन पेयर, 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ पे क्या है बॉन्ड पेयर है, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे जो एंगल बनता है मेनली 109 डिग्री का बनता है। मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा कैसा बनेगा, 109 डिग्री। इस ऑक्सीजन को यहाँ पे रखो, यहाँ पे ऐसे हाइड्रोजन, इसको यहाँ पे रख लो, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होता है वो कितने का होता है, 109 डिग्री का, ठीक है, 109 डिग्री का, 109 डिग्री का बनता है। इसका भी कारण आप क्या दोगे, लोन पेयर। क्यों नहीं 109 डिग्री 28 मिनट क्यों नहीं बन पाता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ भी सेम कहानी, लोन पेयर के बीच में रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्सन, ठीक है ना। तो सेम कारण लाइक अल्कोहल जैसा ही तो है। अल्कोहल देखिए इसका 108 डिग्री 9 मिनट है और इसका 109 डिग्री है, तो सिमिलर है ना। तो लाइक अल्कोहल, जैसे अल्कोहल में प्रॉब्लम क्रिएट होती है वैसे यहाँ पे क्रिएट हो गया। क्लियर है, इसीलिए कम है, ठीक। अब आती है कहानी ईथर की। चलिए ईथर को देख लेते हैं हम लोग। तो ईथर में क्या होता है ये समझिएगा। मेनली ईथर की बात को हम समझ लेते हैं फटाफट। तो ये रहा मेरा ईथर, इधर मैंने CH3 रख लिया, इधर भी मैंने क्या रख दिया, CH3 रख दिया। तो इसमें जो एंगल होता है, ध्यान देंगे अच्छे से देखिएगा, मैं यहाँ से फिर से बना दे रहा हूँ। इधर CH3, इधर C2H5 ऐसे ले लिया, ठीक है, कुछ भी लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 लोन पेयर होंगे, ये दोनों लोन पेयर दूर भागेंगे, है ना। फिर ये दूर भागेंगे तो इसको भी इधर क्यों ढकेलेंगे, हाँ। तो ये क्या होंगे, नज़दीक आएंगे, मतलब ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप भी क्या आएगा, पास आएगा ना। तो बॉन्ड एंगल क्या होना चाहिए, कम। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, बॉन्ड एंगल वो 110 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा, यानी 110 डिग्री से क्या होता है, ज़्यादा। समझ पा रहे हैं, यानी ये टेट्राहाइड्रल 109 डिग्री 28 मिनट से भी क्या होता है, ज़्यादा। यहाँ पे ज़्यादा होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो O है इसके दोनों साइड जो ग्रुप जुड़े हुए हैं बड़े हैं, क्या हैं, बड़े, और बड़े ग्रुप हैं, बल्कि ग्रुप हैं। तो ये बल्कि ग्रुप आपस में इनसे तगड़ा रिपल्सन स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स ये इधर से दबाएगा, ये इधर से दबाएगा, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी खुद ये क्या करेंगे, दूर भागेंगे। मतलब जितना ये ऊपर से दबा रहा है उतना ये उससे ज़्यादा ये क्या कर रहा है, ये एक दूसरे के बीच में कर रहा है रिपल्सन। कारण क्योंकि ये जो ग्रुप है यहाँ पे बड़े हैं, देखिए C2H5 स्ट्रक्चर निकालोगे तो बड़ा इतना आएगा, ऐसे ये भी इतना बड़ा आएगा, है ना। तो बल्कि ग्रुप जुड़े हैं यहाँ पे क्या है, बल्कि ग्रुप। मैं लिख सकता हूँ कारण क्या भैया, बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब बड़े ग्रुप, इसमें बड़े ग्रुप हैं।
जबकि यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ऐसा है क्या, यहाँ पे ऑक्सीजन के इस साइड क्या है, एक छोटा सा हाइड्रोजन ही तो है। इधर भी ऑक्सीजन के इस साइड केवल एक छोटा सा हाइड्रोजन ही तो है। क्या बड़े बड़े ग्रुप आपस में रिपल्सन कर पा रहे हैं? अगर इधर भी बड़ा ग्रुप होता है, इधर भी बड़ा ग्रुप होता है तो ढकेला जा सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या, एक साइड बड़ा है लेकिन एक साइड तो क्या है, बहुत छोटा है ना, इसलिए आराम से ढकेला जा रहा है। समझ पा रहे हैं ना? तो आई होप बॉन्ड की कहानी समझ में आ गई होगी। ईथर के अंदर क्या होता है, ईथर के अंदर बॉन्ड एंगल 110 डिग्री से ज़्यादा, जबकि अल्कोहल के अंदर बॉन्ड एंगल 108 डिग्री 9 मिनट, जबकि फिनॉल के अंदर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। कारण क्या है, सबका समझ में आ गया होगा। इनमें कम क्यों है और इनमें ज़्यादा क्यों है। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ की। किसकी बात करेंगे? तो बॉन्ड लेंथ की कहानी बड़ी अच्छे से समझ लीजिए। एंगल की कहानी समझ लिया, अब बॉन्ड लेंथ समझ लीजिए। बॉन्ड लेंथ देखेंगे तो बॉन्ड लेंथ में मैं पहले थोड़ा सा आपको एक चीज़ समझा दूं। देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है, ठीक है, तो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना है या सिंगल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है ना, ऐसे समझ लो। पहले तो ये इतना ही मैं बोलूँगा, सिंगल बॉन्ड बन रहा है कार्बन कार्बन के बीच में। चलो कार्बन कार्बन ले ले रहा हूँ मैं, ऐसे डायरेक्ट लिख देता हूँ। कार्बन कार्बन है तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, तो उसकी जो लंबाई होती है 154 पिकोमीटर। कितना होती है? 154 पिकोमीटर। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड बन रहा है, तो उस कंडीशन में जो बॉन्ड की लंबाई होती है, जो बॉन्ड बनता है उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 134 पिकोमीटर। और कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो कितनी होती है? 120 पिकोमीटर। ठीक है, ये बात आप पहले याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन कार्बन की मैंने कहानी बताई है। ठीक है, मेनली जब मैं बात करूँगा, किसकी बात करूँगा, यहाँ पे देखिएगा, मैंने अल्कोहल लिया, तो अल्कोहल में क्या है, इधर क्या है, R है, मतलब कोई ग्रुप जुड़ा है, और इधर क्या है, H है। ठीक है ना, तो यहाँ पे बॉन्ड की जो लंबाई होती है, बॉन्ड की लंबाई वो होती है 142 पिकोमीटर। किसके अंदर? अल्कोहल में। किस में? अल्कोहल में। अगर मैं यही बात करूँ किस में? ईथर में। किस में बात करूँ? ईथर में। ये O है, इधर क्या होगा R, इधर भी क्या होगा R, तो यहाँ पे कितना होगा? 141 पिकोमीटर। दैट मीन्स दोनों सेम होंगे। समझ पा रहे हैं? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, उस बॉन्ड की मैं लंबाई बता रहा हूँ। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है, कितना बन रहा है? 142 पिकोमीटर। मतलब इधर क्या होगा, कार्बन का ग्रुप होगा, इसलिए मैंने R डायरेक्ट डाल दिया। इधर भी कार्बन का ग्रुप होगा, इधर भी कार्बन का ग्रुप होगा, तो मैंने 141 पिकोमीटर डाल दिया। यहाँ पे कितना होगा? 142, इधर कितना होगा? 141। लगभग सेम होंगे, लेकिन किस में कहानी अलग हो जाएगी? फिनॉल में। फिनॉल में क्या हो जाएगा? कहानी अलग। ये मेरा O है, ध्यान देंगे, देखिए ये बेंजीन है, बेंजीन से क्या लगा हुआ है? OH। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ नजर आती है वो कितनी आती है? 136 पिकोमीटर। दैट मीन्स इन दोनों से क्या है? कम है। हाँ या ना? इन दोनों की ज़्यादा है ना, इसकी क्या 136 है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है रेजोनेंस। कारण क्या है? रेजोनेंस। बड़े अच्छे से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण क्या मैंने बताया? रेजोनेंस। कैसे रेजोनेंस सर? अरे भाई आप सबको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है? 2 लोन पेयर है ना। अब ये क्या करेगा? इस लोन पेयर का इस्तेमाल करेगा, यहाँ पे क्या कर देगा? रख देगा, यहाँ पे क्या बना देगा? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बना देगा। दैट मीन्स यहाँ पे रेजोनेंस इफेक्ट आएगा। रेजोनेंस इफेक्ट से ये जो सिंगल बॉन्ड आपको पहले नजर आ रहा था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डबल बॉन्ड में। यानी OH, और O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। और यहाँ वाले कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। क्लियर है? हाँ या ना? और यहाँ पे बॉन्ड क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या था? डबल। यहाँ पे क्या था? मान लेता हूँ यहाँ पे फिर डबल था, और यहाँ पे फिर डबल था। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंगल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? ये जो डबल बॉन्ड है वहाँ से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। समझ पा रहे हैं ना स्ट्रक्चर? मैंने आपको रेजोनेंस में पहले भी समझाया हुआ। यहाँ वाला डबल बॉन्ड हट के इधर भाग जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हट जाएगा। मेनली अगर मैं बात करूँ सीधे सीधे तो यहाँ से हट जाएगा, ये यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक भाई, ये बॉन्ड हट जाएगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। अब ध्यान से देखना क्या हो गया? डबल बॉन्ड बन गया ना। फील कर पा रहे हो? इसमें क्या चल रहा है? इसमें रेजोनेंस। अब ऐसे नाचते रहेगा, ये माइनस अपना देगा तो फिर अगला बॉन्ड बना देगा, फिर ये वाला हट जाएगा। समझ पा रहे ना? तो ऐसे ही टूट चलते रहेगा, रेजोनेंस चलता रहेगा, रिपीट करते रहेगा। लेकिन यहाँ पे जो सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है वो ये है कि पहले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड बना था? सिंगल बॉन्ड। लेकिन अब क्या हो गया? ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड हो गया। अब डबल बॉन्ड आप सबको पता है कि सिंगल बॉन्ड से कम डबल बॉन्ड की लेंथ होती है। ऐसा नो, सिंगल बॉन्ड अगर कार्बन कार्बन के बीच में बन रहा है तो 154, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बन रहा है तो 134। कम हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है?
यही कारण है, देखिए ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में 136 पिकोमीटर बन रहा है रीजन रेजोनेंस। रेजोनेंस आएगा तो ये जो सिंगल बॉन्ड है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में, पार्शियल डबल बॉन्ड बन जाएगा, और पार्शियल डबल बॉन्ड बनने के कारण ही क्या हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, समझ में आया ना, आई होप समझ में आ गया होगा। सिंगल बॉन्ड होता तो ये भी इनके जैसा कुछ दिखा पाता, लेकिन इनके जैसा ये नहीं दिखा पाएगा, रीजन रेजोनेंस। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बॉन्ड लेंथ किसका कितना है और किसी का अगर कम है तो क्यों कम है, ये सब आपको समझा दिया मैंने, ठीक है। तो ये थी फिजिकल प्रॉपर्टी, इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना, बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ, क्लियर है। अब हमको क्या सीखना है, अब हमको सीखना है कि कैसे आखिर हम बनाएंगे, ठीक है ना, यानी अब हम एल्कोहल, जैसे कैसे क्या मतलब एल्कोहल, फिनॉल और ईथर को अब कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये सब बातें हम कहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।